नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम मिल रहे हैं उदय बैच के अंतर्गत, और इस बैच में हम सीखते हैं कक्षा 9 की हिंदी को। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज के सेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन की, कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे हमको करना है। ठीक है बच्चा, तो उसके अंतर्गत पहला जो हमारा टॉपिक है वह है, क्या है हमारा टॉपिक? जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, अब इसको हम सीखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को सीखेंगे। पर उससे पहले ना हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था। तो भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था अर्थ के आधार पर वाक्य जिनके 8 प्रकार होते थे। ठीक है, ध्यान आया? कुछ 8 प्रकार होते थे। विधिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते थे। और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वहां से आपको 4 नंबर के जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है अब तक, तो प्लीज जाकर एक बार जरूर लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। चलिए बच्चों, अब आज की बात करते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। ठीक है, इसके गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, जानेंगे कि लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए। ठीक है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। चलिए बच्चा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद लेखन क्या कहलाता है। तो किसी भी विषय पर अपने संतुलित भावों को, अपने विचारों को लिपिबद्ध करना, लिखना, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और अनुच्छेद लेखन तो ये कहलाता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा और आ रही होगी कि सर, अनुच्छेद लेखन कुछ कुछ निबंध जैसा दिखता है, तो क्या निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन दोनों एक ही हैं? तो बेटा ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत गहरा अंतर भी है। क्या अंतर है, आइए इस चीज को समझ लेते हैं, फिर आगे हम अनुच्छेद लेखन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो बेटा, अनुच्छेद के अंदर जो बात होती है वो किसी विषय पर अपने चुने हुए विचारों को संक्षिप्त एवं सरलता पूर्वक लिखा जाता है। इस चीज को समझो। क्या अंतर है कि अनुच्छेद के अंदर अगर कोई विषय आपको दिया गया है तो उस पर आप अपने संक्षिप्त विचार लिखेंगे और चुने हुए विचार लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें नहीं लिखना है, संक्षिप्तता का जो है वहां पर अनिवार्यता रहती है कि भाई संक्षिप्त बातों को ही लिखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं निबंध की। तो निबंध का जो अर्थ निकलता है, निधन बंध, यानी कि अच्छे तरीके से कसा हुआ। तो यहां भाव का विस्तार होता है। क्या होता है? भाव का विस्तार होता है। जिस भी विचार को आप सोच रहे हैं उसको आप बहुत विस्तार देकर लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अंतर क्या होता है कि भाई यहां पर प्रस्तावना, उपसंहार आदि बिंदुओं की चर्चा नहीं की जाती है। तो अनुच्छेद में कोई चर्चा नहीं होती कि आपको प्रस्तावना लिखना है, उपसंहार लिखना है, मध्य भाग में कुछ लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा पैराग्राफ आपका शुरू होता है और सीधा पैराग्राफ खत्म होता है। ठीक है, पर यहाँ पर प्रस्तावना भी होती है। निबंध के अंदर क्या होती है? प्रस्तावना होता है, उपसंहार होता है, आदि के द्वारा निबंध का विस्तार किया जाता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर क्या है? अनुच्छेद में किसी विषय का एक ही पहलू प्रस्तुत किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये प्रमुख सावधानी भी है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो जितना हमसे कहा जाता है उतना ही लिखना है। पर निबंध के अंदर हमें स्वतंत्रता होती है कि आप जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, कोई भी निश्चितता नहीं होती है। आप निबंध के अंदर किसी विषय के दोनों पहलुओं को बता सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात करते हैं कि भाई अनुच्छेद की प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या है, या किस तरीके से हमें अनुच्छेद को लिखना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब देखो, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अनुच्छेद की जो शब्द सीमा है, ठीक है, उसका अनुपालन करना चाहिए। यानी कि अगर कहा जा रहा है कि 60 शब्द में लिखना है तो 60 में लिखो, और कहा जा रहा है कि 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है, तो 100 शब्दों में लिखो। जितने शब्द कहे जा रहे हैं लगभग लगभग उतने ही शब्द लिखना है। हाँ, 10-20 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, पर ऐसा कभी मत करना कि वो कह रहा है 100 शब्द और तुम पूरा कॉपी भर के चले आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, या वो कह रहा है कि भाई 100 शब्द लिखो और तुमने 4 लाइन लिखी छोड़ दिया। एक सफिशियंट उत्तर लिखना है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। 10-12 जो शब्द होते हैं वो आगे पीछे चलते हैं कि 10-12 शब्द कम लिख दीजिए या 10-12 शब्द ज्यादा लिख दीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एकदम भर के मत लिखिएगा और एकदम कम भी मत लिखिएगा। इस तरीके से लिखिएगा कि उत्तर जो है
वो उस रेंज के अंदर आए जिस रेंज के अंदर कॉपी को जांचा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक ही बार को बार बार नहीं लिखना है। देखो होता क्या है, हमारे जो बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं कि पढ़कर नहीं जाते हैं, और जब पढ़कर ही नहीं जाते हैं तो फिर वो एक ही बात को बार बार लिखते हैं कि भाई गाय की 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय नीले रंग की होती है, हमेशा गाय गाय गाय। तो ऐसा नहीं करना है, ये निबंध नहीं है भैया, यहाँ पर वही लिखिए जो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा। अनुच्छेद लेखन के अंदर जो संकेत बिंदु दिए जाते हैं उनसे बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप भटकते हैं वैसे ही वो अनुच्छेद अनुच्छेद लेखन नहीं रह जाता, वो निबंध में चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगला गुण क्या है, विषय वस्तु से नहीं भटकना है। तो बेटा वो सेम बात है कि भाई विषय वस्तु से नहीं भटकना है। अगर आपसे गंगा नदी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो गंगा के बारे में बताइए, गंगा नदी के बारे में बताते बताते गाय पर शुरू मत हो जाइएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगली जो विशेषता है या अगला जो गुण है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है विषय वस्तु में तारतम्य हो। क्या हो, विषय वस्तु में तारतम्य हो। जब आप लिख रहे हैं अनुच्छेद तो पैराग्राफ जैसे चेंज करते जाते हैं, उसका सेंस जो है, जो अर्थ है, कि पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करते हुए जाए, दूसरा पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करते हुए जाए, इस तरीके से चीजों को लिखना है। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि पहले पैराग्राफ में तो कश्मीर की बात हो रही थी, ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में सब्जी की बात हो रही है। ऐसे नहीं लिखना है। अगर कोई विषय दिया गया है तो बिल्कुल सटीक तरीके से इस तरीके से लिखना है कि वो सारा उसका जो प्रभाव है, जो सीक्वेंस है, वो बहुत अच्छा लगे। ठीक है, अब बात करते हैं वाक्य रचना का। तो देखो बेटा, प्रभाव दोनों चीजों का पड़ता है। बोलने के अंदर बात का प्रभाव है, लिखने के अंदर वाक्य का प्रभाव है। ठीक है, जब कोई अच्छा बोलता है तो हम उसे अच्छा कहते हैं, प्रभावशाली वक्ता कहते हैं। पर जब कोई अच्छा लिखता है तो हम उसे अच्छा लेखक कहते हैं। और अच्छा लेखक बनता है वाक्य की सरलता से। वाक्य को सरल तरीके से लिखना है पर प्रभावी तरीके से लिखना है। ठीक है, सरल वाक्य का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी लिखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सटीक चीज लिखनी है, और जितना सटीक आप लिखेंगे उतने ही आपको अंक मिलेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और चीज कि भाई कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। अभी तक तुमने बात कही कि भाई अच्छा जो अनुच्छेद होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई एक अच्छा अनुच्छेद लिखने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शीर्षक एवं उपशीर्षक का प्रयोग नहीं करना। देखो होता क्या है कि एग्जाम के अंदर आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं, उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखना है। पर ऐसा मत करिएगा कि उन संकेत बिंदु को आप सीधा शीर्षक या उपशीर्षक बनाकर सीधा लिखना शुरू कर दें। ऐसा लिखेंगे तो फिर नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ो। अगली बात क्या है, संकेत बिंदुओं का अनुपालन करते हुए निबंध लिखें। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो पूछा जा रहा है निबंध के अंदर, सॉरी निबंध के अंदर नहीं, अनुच्छेद के अंदर जो चीज पूछी जा रही है उसी चीज को लिखना है और उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में कहा जा रहा है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि भाई सोच नहीं पाते हैं, वो धीमा सोचते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि प्रैक्टिस करके जाओ। कम से कम जब आपका एग्जाम होने वाला हो या हो रहा हो तो उससे पहले कम से कम आपने 10 पेज जो हैं वो इस चीज पर इन्वेस्ट कर दिए हो। 10 पेज कम से कम आपने अनुच्छेद लेखन लिखकर प्रैक्टिस कर लिया हो। ठीक है, तब आपका अनुच्छेद लेखन इस तरीके से हो जाता है कि आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, इस चीज को समझो कि फालतू अनावश्यक विस्तार नहीं करना। अगर आपको संकेत बिंदु में से किसी एक भाग का कोई उत्तर नहीं आ रहा या लिखते नहीं आ रहा तो ऐसा मत करिए कि भाई हमको एक भाग नहीं आ रहा है तो पता चले कि जो शुरुआत का पहला वाला जो संकेत बिंदु है उसका विस्तार ही हमने एक पेज में कर दिया। ऐसे नहीं करना है, जितना आता है उतना लिखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है बच्चा, देखिए होता क्या है कि अनुच्छेद से आपको 4 से 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब कितना भी लिख लीजिए मिलेंगे तो 4 से 5 के बीच में ही है, और पूरे में से पूरे अंक कभी मिलते नहीं अनुच्छेद लेखन में। तो आपको कितने मिलेंगे, अगर 4 नंबर का आएगा तो 3 मिलेंगे, और 5 का आ जाएगा तो 4 मिलेंगे। तो केवल इतने नंबर पाने के लिए, 3 या 4 नंबर पाने के लिए एक तो तुम 10 से 15 मिनट खर्च करोगे, कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो अनुच्छेद लेखन में तुमको लग जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा कि भाई यहाँ से नंबर कितने मिलेंगे तुम्हें, 3 या 4। उससे सही है इस क्वेश्चन को जितना आता है उतना लिखो, आगे बढ़ो। कौन सा प्रश्न हम कर सकते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो यहाँ इस तरीके से एक छोटा सा स्ट्रेटेजी भी है कि भाई जहां फंसे उस चीज को जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, ताकि एग्जाम में हम दूसरी जगह से नंबर ले पाए। ठीक है, और क्या था कि भाई
ये एक चीज को और ध्यान रखना है कि इसका अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, कभी भी जितना आता है केवल उतना लिखो, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर देखो वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करनी चाहिए। तो देखो एक शब्द होता है बेटा चिंता, ठीक है, चिंता। एक शब्द होता है चिता, ठीक, केवल बिंदी का अंतर है। और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है अगर ये अशुद्धियों के अंतर आ जाए। जैसे हमने कहा चिंता मत करो, ठीक है, और किसी ने कह दिया चिता मत करो, तो फिर अंतर आ जाता है ना, बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके से हिंदी के अंदर अगर आप अशुद्ध नहीं लिखते तो आपके कहीं भी नंबर नहीं कट सकते बेटा, ठीक है। ये चीज मान के चलो कि हिंदी के अंदर, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे तो 100 में से 100 नंबर भी आ जाते हैं। पर यहां पर एक चीज याद रखना कि जो अशुद्धियों से बच गया उसके नंबर हमेशा ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली ऐसे बच्चों की जिनकी अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि अशुद्धियों के अंदर ना बहुत जल्दी नंबर कट जाते हैं, और जो शुद्ध लिखता है उसके नंबर हमेशा बचे रहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखने के लिए आता है। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय की पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। बेटा यहाँ 150 शब्द बोला गया है, हो सकता है आपको कम या ज्यादा है। पहला क्या है, तो पहला बताया गया है छात्र अनुशासन। अब छात्र अनुशासन क्या हो गया भाई, ये टाइटल है आपका, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको क्या लिखना है, पहला संकेत बिंदु है अर्थ और महत्व, फिर लिखना है अनुशासन की शुरुआत कैसे होती है, फिर आगे बताना है कि व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक अनुशासन क्या चीज है, ठीक है। और सबसे बाद में बताना है अनुशासन एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी है। हाँ बेटा, ये बात भी सच है कि जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है, जीवन में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना है, तो अनुशासन तो लाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि सूर्य भी अपने समय पर उदय होता है और सूर्य भी अपने समय पर अस्त हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा भी अपने निश्चित समय पर आता है और निश्चित समय पर चला जाता है। तो जब ये सारे लोग जो हैं, प्रकृति जो है वो निश्चित समय पर अनुशासन का पालन करते हुए चलती है, तो हमको भी चलना चाहिए, तभी तो हमें जीवन में सक्सेस मिलेगी। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि कैसे हमें इसको लिखना है। अनुशासन की बात करते हुए अनुशासन से जीना सीखते हैं। सबसे पहले क्या है अनुशासन शब्द का अर्थ, तो देखिए सबसे पहले क्या बताया है, अर्थ और महत्व हमें बताना था। तो देखो अर्थ कैसे बताएंगे, इस बात को समझो। अनुशासन शब्द का अर्थ है शासन, अर्थात व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करना। यदि कोई व्यवस्था निश्चित की गई है तो उसके अनुसार ही जीना। यदि व्यवस्था निश्चित नहीं है तो जीवन में कोई नियम व्यवस्था या क्रम बनाना। अनुशासन जीवन को चुस्त दुरुस्त बना देता है, इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, समय का पूरा पूरा सदुपयोग होता है। तो यहाँ पर बेटा हमने उसका अर्थ बताया, पहली लाइन में अर्थ बता दिया कि भाई अनुशासन मतलब क्या है, स्वयं का स्वयं के लिए शासन अनुशासन कहलाता है, यह एक शासन व्यवस्था है। फिर दूसरी चीज बताया कि भाई नहीं है जीवन में तो बना लो अनुशासन, क्योंकि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या महत्व है ये भी हमने बताया कि अनुशासन जीवन को चुस्त दुरुस्त बनाने में बड़ी ही महत्व रखता है, बड़ा ही कार्यकुशलता से उसको बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पहला जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लगभग 25 से 30 शब्द जो हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ो, अगली चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अनुशासन का पाठ पहल परिवार से सीखा जाता है। यदि परिवार में सब कार्य व्यवस्था से किए जाते हैं तो बच्चा भी अनुशासन सीख जाता है। देखो बेटा, दुनिया में जो तमाम तरीके के सफल लोग होते हैं उनको सफलता की शिक्षा उनके परिवार से ही मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से अनुशासन के बारे में भी बात की जा रही है कि भाई परिवार के अंदर अगर अनुशासन है तो सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, हमारा जो अगला पॉइंट था, हमारा जो अगला संकेत बिंदु था वो क्या था, हमारा अगला संकेत बिंदु था अनुशासन की शुरुआत परिवार से, ठीक है। तो उसकी चर्चा हमने कर ली कि भाई अनुशासन की शुरुआत कहाँ से होती है, परिवार से, और यदि वहां व्यवस्थित है तो यहाँ व्यवस्थित हो जाएगा बच्चा। फिर आगे देखिए क्या है, अनुशासन न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है अपितु सामाजिक जीवन के लिए भी परम आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का अर्थ है छात्र को हर कार्य समय और व्यवस्था से करने की आदत होनी चाहिए, उसके काम करने के घंटे निश्चित होने चाहिए, दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। तो ये बात तो बेटा तय है, जिसका जीवन निश्चित नहीं, जिसकी दिनचर्या निश्चित नहीं, उसका जीवन भी निश्चित नहीं है,
ठीक है, जिसका दिन निश्चित है, उसकी दिनचर्या निश्चित है और उसका जीवन भी निश्चित है। ठीक है, तो ये बात जो है वो अनुशासन के इस पैराग्राफ में हमें बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंतिम बात की जा रही है, जो यानी कि जो अंतिम हमें लिखना है पैराग्राफ, वो अंतिम पैराग्राफ क्या था कि भाई सामाजिक मूल्य भी तो है, तो सामाजिक मूल्य कैसे लिखेंगे ये चीज समझ लीजिए। सामाजिक जीवन में अनुशासन होना अनिवार्य है, जैसे गाड़ियां, बसें, विद्यालय, कार्यालय सभी समय से खुले, समय से बंद हो, कर्मचारी ठीक समय पर अपने अपने स्थान पर कार्य के लिए तैयार हों, वहां टाल मटोल ना हो। इसी के साथ छात्र भी सामाजिक कार्यों में यथावत समय पर पहुंचे, वे वहां की सारी नियम व्यवस्थाओं का पालन करें और अपने स्कूली जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिए। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, 4 पॉइंट दिए गए थे, हमने चारों पॉइंट के अंदर यहाँ से चीजों को समझा कैसे हमें लिखना है। और अब मुझे भी लगता है, ये ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप भी लिखना सीख गए होंगे, बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। तो बेटा चलते चलते यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हैं वो हम आपको दिए जाते हैं कि भाई कुछ प्रश्न हैं जिनको आप होमवर्क के माध्यम से करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो अनुच्छेद लेखन जो मसला है वो वास्तव में प्रैक्टिस का मसला है। जितने प्रश्न आप करेंगे, जितने तरीके से आप उसको सीखेंगे, उतने ही तरीके से वो आपको सरलता से सीखते हुए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए ये है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भाई संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है कि ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे बनता है हमारा देश। ठीक है, और सबसे अंत में एक प्रश्न ये भी दिया है कि भाई ऑनलाइन शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है आजकल के जग में। तो बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए, और अनुच्छेद लेखन जो है ना वो 9वीं में भी काम में आता है और 10वीं में भी काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ सीख लीजिए, 10th में बहुत जोरदार तरीके से काम में आएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई चीज अगर यदि नहीं बनती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम भी तैयार हैं। तो इसी के साथ बेटा ये था सेशन का एंड, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।